नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो सबसे पहले देखते हैं भाषा। भाषा किसे कहते हैं? तो वाणी का वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है, उसे भाषा कहते हैं। वाणी का वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है, उसे भाषा कहते हैं। अगला देखते हैं भाषा के मुख्य अंग। तो नंबर 1 ध्वनि, नंबर 2 वर्ण, नंबर 3 शब्द, नंबर 4 वाक्य और नंबर 5 व्याकरण। ये क्या है? भाषा के मुख्य अंग हैं। अब ध्वनि देखते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? तो मुख से निसृत हवा का वह उच्चारण जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मुख से निसृत हवा का वह उच्चारण जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसे ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि या वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आगे देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। और वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों की व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। आगे देखते हैं हिंदी वर्णमाला। तो मानक हिंदी में निम्नलिखित 52 वर्ण है। मानक हिंदी में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण। और वर्णमाला के दो भेद हैं, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। मानक हिंदी में निम्नलिखित 52 वर्ण हैं और वर्णमाला के दो भेद हैं, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के सीधी बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के सीधी बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। और स्वर ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। यानी स्वर्ण वर्ण बोलने के लिए किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। अब स्वर कितने हैं? तो ई हरसु दीर्घु री ए ऐ उ औ, ये 11 क्या हैं? स्वर हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वर कितने होते हैं एनसीईआरटी के अनुसार? तो 11। अयोग वाह, अयोग वाह की संख्या कितनी है? 2। नंबर 1 अनुस्वार और नंबर 2 विसर्ग। तो अयोग वाह की संख्या कितनी है? 2। और स्वर की संख्या कितनी है? कितने स्वर हैं? तो स्वरों की जो संख्या है वो 11 है। आगे देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। अब हम स्वरों को कैसे वर्गीकृत करेंगे, कितने वर्गों में बांटेंगे? तो नंबर 1 मुख में जिह्वा के आधार पर। मुख में जिह्वा के आधार पर स्वर। तो मुख में जिह्वा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। अग्रस्वर किसे कहते हैं? तो वह स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के अग्रभाग में रहती है, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में जिह्वा मुख के अग्रभाग में रहती है, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। इसमें ह्रस्व दीर्घी री ए और आए आएगा। इसमें ये 5 वर्ण हैं, ह्रस्व दीर्घी री ए और आए। आगे देखते हैं मध्य स्वर। वह स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख की मध्य भाग में रहती है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जिह्वा मुख के मध्य भाग में रहती है तो उसे मध्य स्वर कहते हैं। इसमें क्या आएगा? ह्रस्व आ। मध्य स्वर में क्या आएगा? केवल ह्रस्व आ। पश्च स्वर, तो वह स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा पश्च भाग में रहती है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। इसमें क्या आएगा? दीर्घ आ, ओ, औ, ह्रस्व दीर्घु, ये किन में आएंगे? पश्च स्वर में। अगला देखते हैं नंबर 2 ओष्ठ या मुख आकृति के आधार पर। तो मुख आकृति के आधार पर स्वर को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 वृत्तमुखी, नंबर 2 अवृत्तमुखी। अब वृत्तमुखी किसे कहते हैं? तो वह स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं,
वह स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं, अर्थात वृत्त जैसे आकृति के हो जाते हैं, अर्थात वृत्त जैसे आकृति के हो जाते हैं या वृत्त जैसे आकृति ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? हरस और दीर्घ उ और आउ। इसके अंतर्गत हरस और दीर्घ उ और आउ आते हैं। आगे देखते हैं अवृतमुखी, तो वह स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होते अपितु फैल जाते हैं, उन्हें अवृतमुखी स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत हरस आ, दीर्घ आ, ये हरस आ, दीर्घ आ, हरसी, दीर्घ ई, ए, आए और री आता है। आगे देखते हैं नंबर 3 पे क्या है? मुख के खुलने के आधार पर। तो मुख के खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 समृत स्वर, नंबर 2 विपरीत स्वर, नंबर 3 अर्ध समृत स्वर और नंबर 4 अर्ध विपरीत स्वर। तो समृत स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करते समय मुख ना के बराबर खुलता है, उन्हें समृत स्वर कहते हैं, उन्हें समृत स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण करते समय मुख ना के बराबर खुलता है, उन्हें समृत स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत हरस्वी, दीर्घी, हरस्सु, दीर्घु और री आता है। नंबर 2 विपरीत स्वर, तो जिनका उच्चारण करते समय मुख पूरा खुल जाता है, उन्हें विपरीत स्वर कहते हैं, उन्हें विपरीत स्वर कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? दीर्घ आ आता है। आगे देखेंगे अर्ध समृत स्वर, तो वह स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख आधे से थोड़ा कम खुलता है, उन्हें अर्ध समृत स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत ए और ओ आता है। ए और ओ का उच्चारण करेंगे तो मुख जो है आधे से थोड़ा कम खुलेगा। अगला है नंबर 4 अर्ध विपरीत स्वर, तो वह स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख आधे से थोड़ा ज़्यादा खुलता है, उन्हें अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत हरस आ आएगा, ओ आएगा और औ आएगा। अगला है उच्चारण स्थान के आधार पे। उच्चारण स्थान के आधार पे, तो उच्चारण स्थान के आधार पे स्वर देखते हैं। तो कंठ के अंतर्गत क्या आएगा? हरस और दीर्घ आ। नंबर 2 तालु, तालु के अंतर्गत हरस और दीर्घ ई। नंबर 3 मूर्धा, मूर्धा के अंतर्गत री। ओष्ठ, ओष्ठ के अंतर्गत हरस और दीर्घ उ। फिर कंठ प्लस तालु यानी कंठ तालु, ए आई क्या होता है? कंठ तालु होता है। और कंठ ओष्ठ, ओ और आओ क्या होता है? कंठ ओष्ठ होता है। ओ और आओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ ओष्ठ होगा। तो हरस और दीर्घ का उच्चारण स्थान कंठ, हरस और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान तालु, री का उच्चारण स्थान मूर्धा, हरस और दीर्घ उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, ए और आय का उच्चारण स्थान कंठ तालु, उ और आओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ। आगे देखते हैं नंबर 5 उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 2 भागों में विभाजित करते हैं। स्वर को 2 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो वह स्वर जिनके उच्चारण में अल्प समय या एक मात्रा का समय लगता है। जिनके उच्चारण में अल्प समय यानी कम समय या एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत हरस आ, हरस ई, हरस्सु और री आता है। कितनी? 4। कितनी संख्या है इनकी? 4 है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अगला देखते हैं दीर्घ स्वर, तो वह स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय या 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु, ए, आए, ओ, आओ। कितने? 7 जो हैं वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं रचना निर्माण के आधार पर। तो रचना के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 मूल स्वर और नंबर 2 संधि स्वर। तो मूल स्वर, तो वह स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनका निर्माण किसी अन्य के योग से नहीं हुआ है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। उन्हें मूल स्वर अभी बताए भी हैं। हरस्सी, हरस आ,
हरसी, हरस्सु और री, ये 4 जो हैं इनको क्या कहते हैं? मूल स्वर। नंबर 2 संधि स्वर। तो वह स्वर जो 2 स्वरों की संधि से बने हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु, ए, आए, उ, औ, ये 7 जो हैं वो संधि स्वर हैं। नंबर 7 देखते हैं संयुक्त संधि स्वर। संयुक्त या संधि स्वर किसे कहते हैं? तो संयुक्त स्वर को 2 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 सजातीय स्वर, नंबर 1 सजातीय संधि स्वर, नंबर 2 विजातीय संधि स्वर। तो सजातीय और विजातीय स्वर। सजातीय किसे कहते हैं? तो वह स्वर जो एक समान स्वरों की संधि से बने हैं उन्हें सजातीय कहते हैं। जो एक समान है, जैसे हरस और हरस्सा मिलकर दीर्घा, हरस और हरस्सी मिलकर दीर्घी, हरस और हरस्सु मिलकर दीर्घु बनता है। हरस और हरस्सा मिलकर दीर्घा, हरस्सी और हरस ई मिलकर दीर्घी और हरस और हरस्सु मिलकर दीर्घ उ बनता है। तो इसे क्या कहते हैं? सजातीय। ये जो है अपने समान जाति से मिलकर बने हैं, समान वर्ण से मिलकर बने हैं। आगे विजातीय संध स्वर। तो वह स्वर जो अलग अलग स्वर संध से बने हैं उन्हें विजातीय संध स्वर कहते हैं। जैसे हरस और हरस मिलकर क्या बनता है? ए। तो ये क्या है? अलग अलग हैं, यानी अलग अलग वर्ण है। हरस आ है और हरस ई है, इसीलिए इसे विजातीय संधि कहते हैं, विजातीय स्वर कहते हैं। हरस आ और ए मिलकर ए बना है, हरस आ और ओ मिलकर ओ बना है, और हरस आ और ओ मिलकर आओ बना है। तो ये क्या है? अलग अलग वर्ण है, ठीक है, एक समान नहीं, इसलिए ये क्या है? विजातीय स्वर है। आगे देखते हैं स्वरों के संबंध में कुछ विशेष तथ्य। ठीक है, वो स्वरों के संबंध में विशेष तथ्य जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, अतः सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। अगला है स्वरों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, अतः सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। तो एक ये याद रखेंगे कि सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर जो हैं वो अल्प प्राण होते हैं। और अगला नंबर, सभी स्वर जो होते हैं वो घोष या सघोष होते हैं। ये 2 चीज का ध्यान रखेंगे। अगला है स्वर के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं है। स्वर के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।